नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 10 के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आज मैं आपकी मैथ की प्रश्नावली नंबर फर्स्ट के जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार बार बार उसी तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आज आपको करवाऊंगा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखोगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलते हैं। आज का हमारा वीडियो रहेगा कक्षा 10 की मैथ की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं। किस पे? वास्तविक संख्याएं। जब आप एग्जाम को देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आपको मिलेगा और ये एक्सरसाइज से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसको देख रहे हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के बच्चे जो अभी 10th क्लास में उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि क्या है, हमें भी आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना, तो उस पे चर्चा करते हैं। बीजे से अपने को एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन है अपना 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालें। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले या फिर सीधा एचसीएफ निकालने का पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखना है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी। तो बड़ी संख्या ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम चरण नंबर फर्स्ट लगाते हैं। कौन सा? चरण नंबर 1। 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अपना क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। ये अपना क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो a की वैल्यू होगी, जो छोटी संख्या होगी वो किसकी वैल्यू होगी? b की। तो यहाँ पे 225 इज इक्वल। अब देखते हैं, अब इसका क्या करना है, इसमें क्या देना है? डिवाइड, यानी भाग करवाना है। क्या करवाना है? भाग करवाना। तो 135 का जब 225 में भाग करवाते हैं तो 135 का भाग कहां तक जाता है? 1 तक जाता है। कहां तक जाता है? 1 तक जाता है। जो 1 आएगा वो किसका मान होगा? जहां तक भाग जाता है वो किसका मान होगा? q का होगा। और जो शेषफल बचेगा वो किसका मान होगा? r का मान होगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है? 90। शेषफल कितना बच रहा है? 90। यहाँ शेषफल, अब क्या लिखना है? यहाँ शेषफल 90 जो नॉट इक्वल टू किसके है? 0 के। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक यही प्रक्रिया क्या है? अपने को शुरू रखनी। अब चरण नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी? 2 की बात करते हैं। अब लेंगे 135 जो बड़ा है किससे? 90 से, ठीक है। और यहाँ 135 व 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इन दोनों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अपने लगाते हैं तो कितना आ जाता है? a का मान कितना हो गया? 135 हो गया। 90 का डिवाइड करवाना है तो कितना आ जाएगा? 90 गुना 1 प्लस में अपने पास शेषफल कितना? 45 बच गया।
यहाँ शेषफल, यहाँ जो शेषफल है वो अपना कितना है 45 है, जो नॉट इक्वल टू किसके है 0। मैंने क्या कहा था, जब तक शेषफल 0 ना आए इस प्रक्रिया को क्या रखना है, शुरू ही रखना है। तो चर नंबर अब कितना आ जाएगा अपने पास 3, कितना आ जाएगा थर्ड नंबर 90 और 45, तो इनमें बड़ा 90 है, तो 90 व 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाते हैं। तो देखिए 90 जब 45 का डिवाइड करवाते हैं तो 45 दुए कितने होते हैं 90 होते हैं, और शेषफल कितना आ गया अपने पास 0। यहाँ शेषफल कितना आ गया, यहाँ शेषफल कितना आ गया अपने पास 0 आ गया। यहाँ शेषफल अगर 0 आ गया ना तो जो b की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू, जो b की वैल्यू आई है ना वो अपना क्या होगा HCF होगा। b की वैल्यू जो आती है वो HCF होगा। अतः HCF कितना हो गया अपने पास 45, अतः HCF कितना हो गया 45 हो गया। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में मिल जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालिए, तो आपको इसी प्रक्रिया से क्या है HCF निकालना है। पहले क्या करना है, बड़ी संख्या का चुनाव करना है। जैसे हमने यहाँ पे बड़ी संख्या का चुनाव कर दिया, उन दोनों में क्या लगाया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाया। अब क्या करवाना है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करवाना है। जितने पर भाग जाता है वो तो Q की वैल्यू हो जाएगी, जो शेषफल आता है वो अपना क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और ये प्रक्रिया कब तक करनी है कि जब तक शेषफल क्या ना जाए 0 ना आ जाए। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे प्रश्नावली 1.2 से। किससे 1.2 से। एक्सरसाइज 1.2 से। इसमें एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो क्वेश्चन है भी एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कर। एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कर। जांच कीजिए कि, जांच करो कि, जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा में एलसीएम होगा। ये अपने को जांच करना। और अपने पास संख्याएं क्या दी है 26 और 91। कितना दिया है 26 और 91। तो सबसे पहले इनके जब हम आंसर करने लगते हैं तो क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करवा लेते हैं। जैसे 26 का मैंने करवाया तो इसके कितने हो गए 2 इंटू में 13। 91 का करवाते हैं, किसका करवाते हैं 91 का करवाते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा 7 इंटू में 13। कितना आ जाएगा 7 इंटू में 13। अब इसका HCF लेते हैं। HCF क्या होता है, जो सारवय गुणनखंड आता है, जो क्या आता है सारवय गुणनखंड आता है, वो अपना क्या होगा HCF होगा। तो इसमें सारवय गुणनखंड कौन है 13 है। ये देखिए मैच कौन कर रहा है 13 कर रहा है ना, तो इसका HCF कितना होगा 13। यानी जो सारवय गुणनखंड, जो क्या है सारवय गुणनखंड है, वो अपना क्या होगा HCF होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 2 इंटू में 7 इंटू में 13, बाकी भी लेने 13 7 91 और ये कितने हो गए 182 आ गए ना। अब ये HCF और एलसीएम तो निकाल लिए। अब इसके बाद जांच क्या करनी है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो HCF गुणा में एलसीएम, यानी इन दोनों HCF और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो अपने क्या है जांच देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, यही दिया है तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणा एलसीएम। तो अपने पास प्रथम संख्या कितनी है 26 इंटू में 91 इज इक्वल टू
HCF गुणा में एलसीएम कितना है, HCF अपने पास 13 गुणा में कितने 182 करवा लेते। 91 का किसके साथ 26 के साथ 6 और ये 54, ये 2 और ये कितने 18, ये 6 ये 6 ये 13 और ये कितना आ गया 23 66 इज इक्वल टू करवा लेते हैं 182 के साथ कितने का 13, ये 6 ये 4 ये 5, ठीक है, ये 2 ये 8 और ये 1, ये 6 ये 6 ये 3 ये कितना 2। तो ये देखिए बिल्कुल हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया भाई दो संख्याएं अगर हैं तो उनका गुणनफल ही एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या आएगा इक्वल आएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है, अपने को एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं, एचसीएफ किसका 306 और 657 का कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो एलसीएम इनका क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना, एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही हम देख के आए थे भी दो जो संख्याएं दे रखी है उनका गुणनफल ही एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है इक्वल होता है। तो अपने वही लिख लेते हैं भी प्रथम संख्या गुणा में द्वितीय संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा में एलसीएम। अपने को क्या निकालना है एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यानी प्रथम संख्या गुणा में द्वितीय संख्या बटा में कितना एचसीएफ, ये आ जाएगा ना। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। अगर अपने को एचसीएम निकालना है तो ये अपॉन में आ जाएगा, द्वितीय संख्या निकाली तो प्रथम संख्या अपॉन में आ जाएगी। इसी तरह क्या है चलता रहे। तो एलसीएम संख्याएं अपने पास 306 गुणा 657 बटे में एचसीएफ कितना है 9, तो कट कर लेते हैं 9 कितने होते हैं 27 और 9 चौके 36। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 34 गुणा 657 करके देख लेते हैं। 657 का 34 के साथ मल्टीप्लाई 28 2 20 2 22 और 26, ठीक है, 7 21 2 5 15 और 2 17 1 6 18 और 1 19 8 3 13 1 फिर 12 1 फिर 22, अपने पास कितना आ गया 22 33 8। तो एलसीएम अपने पास कितना हो जाएगा इसका, ये अपने पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो अगर आपको एचसीएफ दिया हो एलसीएम पूछा गया हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता ही है परीक्षा के अंदर। प्रश्नावली 1.3 से इससे एक्सरसाइज 1.3 से ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। सिद्ध करो कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। ये अपने को क्या करना है प्रूव करना है और ये क्वेश्चन हम क्या है लेकर चलिए। तो चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है भी अपने को मान लेना है, क्या करना है मान लेना है भी √3 एक प्रमेय संख्या है। हम एक कल्पना करते हैं, ठीक है, तो यहां से चलते हैं। तो माना √3 एक प्रमेय संख्या है। क्या है एक प्रमेय संख्या है, ठीक है ना। √3 एक प्रमेय संख्या है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ √3 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। क्या लिख सकता हूँ √3 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। और जहां ए और बी सह अभाज्य
सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा बी नॉट इक्वल टू कितना है, 0 है। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब हो गया भी इन संख्याओं में एक के अलावा, किसके अलावा, एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने क्या कर ली, कल्पना कर ली। ठीक है, ये तो है ही, कल्पना क्या की है भी √3 एक प्रिमेय संख्या। अब इसको इस प्रकार लेके चलते, तो b को मैं इधर लेके जाता हूं तो ये कितना हो गया, √3 b इज इक्वल टू कितना हो गया, a। कितना हो गया, a हो गया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करता हूं मैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 b की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर कर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3b की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर। थोड़ा और आगे हल करता हूं तो क्या आ जाएगा, b की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर अपॉन में 3। क्या आ जाएगा, b की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ पे ये 3 क्या कर रहा है, ये 3 क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, a की स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, a की स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर ये a की स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तो ये a को भी विभाजित करेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे ये 6 की स्क्वायर को ये 3 क्या है, विभाजित कर रहा है, तो ये इसे 6 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है, तो इसी का यूज हम यहाँ पे करते हैं। लिखते हैं, यहाँ 3 a की स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, a की स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 3 a को भी विभाजित करेगा, तो 3 a को भी विभाजित करेगा। ये लेकर चलो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना a इज इक्वल टू 3c, जहां पे c क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। जहां पे c क्या है, एक पूर्णांक है, ये मैंने मान ली। तो इसको मैं क्या है, इसे समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। इसमें रखता हूँ, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इस वैल्यू को क्या है, समीकरण नंबर 1 में रखता हूं। a के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अपने इसको क्या है, समीकरण 1 में रख देते, तो क्या हो जाता है, देखिए 3b की स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे तो a की स्क्वायर है, मतलब 3c की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3b की स्क्वायर इज इक्वल टू 9c की स्क्वायर। अब देखते हैं, यहाँ से b की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9c की स्क्वायर अपॉन में कितनी, 3, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। b की स्क्वायर इज इक्वल टू 3c की स्क्वायर, तो यहाँ से 3 इधर आ जाएगा, तो b की स्क्वायर इज इक्वल टू c की स्क्वायर। अब बात तो यही होगी, यहाँ पे ये 3 a को विभाजित कर रहा था, यहाँ पे किसको विभाजित कर रहा है, b की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 3b की स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 3b को भी विभाजित करेगा, अब इन दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये एक a को भी विभाजित कर रहा है, b को भी विभाजित कर रहा है, तो ये इनका क्या हो गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। लेकिन हमने क्या कहा है, भी a और b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, तो ये जो हमने कल्पना की थी उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। तो लिख देंगे, यहाँ a और b का
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। कितना है? 3 है। ठीक है, यह हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः गलत कल्पना हमने क्या की थी? √3 एक प्रमेय संख्या है। अतः √3 एक अप्रमेय संख्या है। √3 एक अप्रमेय संख्या है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है? सबसे पहले हमें कल्पना कर लिया, मान लेते हैं √3 एक प्रमेय संख्या है, जिसको मैं लिख देता हूँ √3 = a/b। ठीक है ना, जहां a और b क्या होते हैं? सहभाज्य संख्याएं होती है। b ≠ कितना होता है? 0। ठीक है, फिर दोनों तरफ वर्ग करवा देते हैं। यहाँ पे b² = a² है, तो ये 3 है ना, जो a² को विभाजित करता है तो ये a को भी विभाजित करेगा। यहाँ मैंने a = 3c ले लिया, जहाँ पे c क्या है? एक पूर्णांक है। फिर आगे किया तो ये हमने गलत कल्पना की थी, ये हमारा विरोधाभास हुआ है, इसलिए √3 क्या है? अप्रमेय संख्या है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन बताए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या है? एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? भी सिद्ध करो कि, इसी तरीके में आता है अप्रमेय संख्या की सिद्ध करने में, बस थोड़ा सा अलग होता है वो। सिद्ध करो कि 6 प्लस में √2 एक अप्रमेय संख्या है। एक अप्रमेय संख्या है, ये हमको प्रूव करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अप्रमेय संख्याओं का चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, हमें क्या होता है? अप्रमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना 6 प्लस में √2 एक प्रमेय संख्या है। क्या है? एक प्रमेय संख्या है। ये हम लोगों ने क्या है? मान ली। तो वही बात, 6 प्लस में √2 = a/b, जहां a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, जहां तथा b ≠ कितना रहेगा? 0, तथा b not कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अब मैं इस √2 को इधर ले आता हूं, तो ये कितना, 6 को इधर ले आता हूं, तो √2 = a/b माइनस का कितना? 6। ठीक है, a b और 6, यहाँ पे ये तीनों ही क्या है? पूर्णांक है। तो लिख देंगे a b व 6 तीनों ही पूर्णांक है। तीनों ही क्या है? पूर्णांक है। तीनों ही क्या है? पूर्णांक है। ये तीनों पूर्णांक है, अतः a/b - 6 एक प्रमेय संख्या है। एक प्रमेय संख्या है। लेकिन हम अभी पीछे करके आए हैं, अभी √ वाली संख्याएं क्या होती है? अप्रमेय होती है। लेकिन √2 एक अप्रमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अप्रमेय संख्या है। तो यह हमें क्या है? गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है ना। यह हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए 6 प्लस में √2 एक अप्रमेय संख्या है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? कक्षा 10 की मैथ की जो बुक थी उसकी प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्याएं जो 4 अंक की है, उसमें से मैंने आपको
4 ही क्वेश्चन करवाए हैं जो आपको परीक्षा में या उसी तरीके के क्वेश्चन आपको क्या है परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उन पर भी परीक्षा का दबाव ना रहे। ठीक है, और मैं जल्द ही एक्सरसाइज सेकंड की वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो लगातार आप हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि आपका मोटिवेशन भी हमें क्या है